हाँ जी बच्चे, आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर करना है इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब दोनों का इनका जो मीनिंग है वो सेम ही है। ये आपका चैप्टर 6 है इंडियन इकोनॉमी का। अब देखो, जो हमारी मेन इकोनॉमिक पॉलिसी जो चलती है और जो अब भी चल रही है वो कौन सी है, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्लियर। जैसे अब मैंने स्टार्टिंग से जब चैप्टर्स करवाए हैं तो उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है कि अभी वाली जो हम पॉलिसीज़ कर रहे हैं इसके बहुत से लूप होल्स थे, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ी थी हमारी इकोनॉमी को। और उसके बाद 1991 में हम क्या लेके आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्लियर। और आपको बता दूं कि जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लेके आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मीन्स ये उस टाइम पर क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वही बहुत से जो हमारे 1990 में जो क्राइसिस आए हैं, लाइक इनवर्ड स्ट्रैटेजी वाले, इंपोर्ट स्ट्रैटेजी वाले, ठीक है, मतलब कम्प्लीटली जो पब्लिक सेक्टर का जो फोकस था इकोनॉमी पे, तो उससे हमारी कम्प्लीटली ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो उसकी वजह से 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये पिटीशन फॉलो की थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की न्यू लेके आए थे, जिसका उन्होंने जो कंसेप्ट रखा था दैट इज़ LPG। ठीक है, LPG आपका क्या था, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था, रेफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। मतलब इसमें क्या है, आप डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आए थे। क्यों? ताकि आप क्या कर सको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये जो ग्रोथ है ये कौन सी होगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी और सोशल ग्रोथ भी। मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी कम्प्लीटली हो और पब्लिक सेक्टर भी कम्प्लीटली हो। तो इन 1991 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो सीरीज़ है उसको इनिशिएट किया था, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ताकि वो क्या कर सके, जो भी आपके क्राइसिस आए थे 90s के, मींस 1990 के, उसको हम क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो इसमें जो बेसिक आपके कंपोनेंट्स आए थे, कंपोनेंट्स आपके क्या आए थे कि इन्होंने LPG को रिप्लेस कर दिया था, सॉरी, LQP को रिप्लेस कर दिया था LPG में। ठीक है, मतलब पहले LQP था 1990s में और उसके बाद क्या क्रिएट हुआ, LPG। मतलब कि यहाँ पर देखो उन्होंने कौन सी पॉलिसी क्रिएट की, लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्रिएट की इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। ठीक है, मतलब पहले इस L का मतलब क्या था, लाइसेंसिंग फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और इस L का क्या मतलब है, लिबरलाइजेशन। मतलब कि पहले क्या था, जो भी हम, जैसे आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर जो भी इंडस्ट्रीज़ या ट्रेड सेटअप करते थे या फिर अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने की कोशिश करते थे, तो उनको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उसके लिए आप पे क्या है, ज़्यादा बर्डन होता था, क्योंकि वो जो लाइसेंस का प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता था। मतलब बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आती थी, जिसकी वजह से कई तो इंडस्ट्रीज़ होती थी जो कि हैं प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप करते ही नहीं थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर उसी वजह से जो पब्लिक सेक्टर का स्कोप था वो ज़्यादा आ गया था इकोनॉमी में। तो इसलिए हमने फिर उसके इस लाइसेंसिंग की जगह पे क्या वो पॉलिसी आई हमारी, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो ईज़िली अपना क्या है, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें लाइक मेडिसिन से रिलेटेड ले लो, या फिर डिफेंस से रिलेटेड ले लो, या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ले लो। मतलब जो एक इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचा सकती है और फ़ायदा भी पहुंचा सकती है, वैसी जो इंडस्ट्रीज़ थी ना, उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। बाकी अगर नॉर्मल लाइक हमने क्लोथ शॉप खोलनी है, या फिर हमने शू शॉप खोलनी है, या कोई भी आप बोल सकते हो, तो उस केसेस में जो आपका लाइसेंस है उसको थोड़ा लिबरलाइज कर दिया था। मतलब बहुत इजी वे में आप क्या है, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। देन क्या है, आपका प्राइवेटाइजेशन उन्होंने क्रिएट किया इन प्लेस ऑफ कोटाज फॉर इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पे क्या था, कोटा आपका था, और अब हमने क्या कर दिया उसको, प्राइवेटाइजेशन। मतलब पहले क्या था, जैसे हम कोटाज हमने सेट किए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक है, कि इतना सेक्टर, जैसे हमने 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर के पास इतना एरिया रहेगा, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें मेन, चाहे वो प्राइवेटाइज इंडस्ट्री हो बट उसमें मेन वर्क किसका रहेगा, पब्लिक सेक्टर का। उसके बाद बहुत थोड़ा सा जो वर्क दिया गया किसको, प्राइवेट साइड को। तो मतलब वो एक उन्होंने कोटा डिसाइड कर दिया था। तो उस बेसिस पर उन्होंने क्या देखा कि पब्लिक सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की वजह से उनका
पब्लिक सेक्टर की वजह से क्या हो गया था, जो इनएफिशिएंट क्रिएट हो गया था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ थी जो क्या लॉसेस में जा रहे थे, तब भी उनको वर्क करना पड़ता था। जैसे अभी हमने बैड इम्पैक्ट किए हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, तो वो सारे ही इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि इंडिविजुअली हमने तीनों को पढ़ना ही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी। बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ समझा रही हूँ। तो अब फिर उन्होंने क्या किया, कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया। मतलब सिर्फ कुछ एरियाज़ होंगे जहाँ पर पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक है। बाकी और अभी भी यही है कि आप जनरली देखोगे अभी तक सिर्फ जो रेलवेज़ हैं और एटॉमिक एनर्जी है, मतलब जो डिफेंस की चीज़ें बनती हैं, ठीक है, वो पब्लिक के अंडर हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अब कम्प्लीटली प्राइवेटाइज हो चुकी हैं। उसके बाद आता है पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट ऑफ फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब इस पी को उन्होंने चेंज कर दिया जी में। मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, कि पहले हमने क्या कर दिया था, इस पर हम परमिशन नहीं देते थे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर, ठीक है। हम क्या करते थे, सिर्फ उन गुड्स को इंपोर्ट करते थे, लाइक कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते थे जिनकी हमारी इंडस्ट्रीज़ को नीड होती थी, और ना तो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे कुछ, और ना तो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा जो फॉरेन रिज़र्व था वो कम हो गया था, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें इंपोर्ट तो कुछ ना कुछ करना पड़ ही रहा था। तो ना तो हम मॉडर्नाइज़ हो पा रहे थे क्योंकि कंपटीशन नहीं था। इसकी वजह से हमें क्या क्रिएट करना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन लेके आना पड़ा। ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्रीली ट्रेड करना किसी भी कंट्री में, क्लियर। तो अब देखो कि अब वो हमें बोल रहे हैं कि हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों नीड हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, क्यों हमें इसको फॉलो करना पड़ा। तो इस पे आप जितने भी हमें प्रीवियस करके आए हैं वो जो ड्रॉबैक्स हैं वो सारे ही इसमें आ जाएंगे। तो इसमें देखो इन्होंने मेन चीज़ ये बोली है, दैट इज़ हाई फिस्कल डेफिसिट। अब देखो हाई फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि फिस्कल से आपको रिलेट करना है गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब फिस्कल का मतलब होता है जो रिलेट करती है आपकी गवर्नमेंट से। फिस्कल मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि ये डील करती है कि क्या क्या गवर्नमेंट को रेवेन्यू हुआ है और क्या क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। तो यहाँ पर वो क्या चीज़ बोल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ऑब्वियस है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग्स करनी पड़ती है, मतलब उधार लेना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही थी, हमारा पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। ऑब्वियस है कि जब हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू नहीं है, इसका मतलब कि हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है बहुत ख़राब है, ठीक है। और उससे क्या क्रिएट हुआ, इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, मतलब चीज़ों के दाम जो क्या है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा उसको कहाँ से अब लेके आना पड़ेगा, या तो वो बोरिंग्स करेगी, और बहुत ज़्यादा बोरिंग्स भी नहीं कर सकती, तो क्योंकि फिर उसके बाद उससे क्या होगा, वो और ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती, फिर प्राइजेस को बढ़ा देती थी गुड्स की, जिससे उसको क्या है, टैक्स बेसिस पर रेवेन्यू जनरेट हो जाए। और फिस्कल डेफिसिट क्या क्रिएट कर देता है, लोअर फेथ ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक। अब जैसे देखो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो होता है वो सारी कंट्रीज़ को क्या है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ऑब्वियस है अगर किसी कंट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत पुअर है, ठीक है, ऑलवेज उसका फिजिकल डेफिसिट आता है, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं बट रेवेन्यू कम है, तो ऑब्वियसली है कोई भी अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होगा उसका जो फेथ है वो डाउन हो जाएगा उससे, कि अगर हम इसको लोन देंगे तो इसने हमें रिटर्न नहीं करना। अगर हम जनरली भी बात करें तो अगर किसी पर्सन का नहीं है, जैसे आप कह सकते हो कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप उसको बार बार लोन दे रहे हो बट वो चुका नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट टाइम से उसको लोन नहीं दोगे। तो यही सेम चीज़ इस टाइम पे भी है कि अगर सपोज अगर इंडिया कम्प्लीटली फिजिकल डेफिसिट में चल रहा है तो वर्ल्ड बैंक क्या है, उसको लोन नहीं प्रोवाइड करती थी, ठीक है। और ये फिजिकल डेफिसिट भी क्यों आता था, क्योंकि देखो ज़्यादा सेक्टर कौन सा था, प्राइवेट सेक्टर था, लॉसेज में भी उसको वर्क करना पड़ता था, जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो गया गवर्नमेंट पे, क्लियर। क्योंकि प्राइवेट को उसने कम्प्लीटली दिया ही नहीं, फ्रीडम दिया ही नहीं वर्क करने का, तो ज़्यादा फिर सेक्टर कौन से थे, पब्लिक सेक्टर ही थे। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सपेंडिचर तो क्रिएट होगा ही होगा, जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा आ जाता था। तो इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, क्लियर। अब देन देखो बच्चे आपका सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज़ बीओपी क्राइसिस। इसका मतलब क्या होता है कि इट रिलेट्स टू द बीओपी डेफिसिट। अब देखो बीओपी मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बीओपी क्या हुआ आपका, बैलेंस ऑफ
पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो बच्चे, इसमें क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जैसे हम नॉर्मली सपोज डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी वही सेम सीक्वेंस है, बट ये रिलेट किसके साथ करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी ये चीज़ शो की जाती है कि आपने क्या एक्सपोर्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इनकम जनरेट हुई, और क्या आपने इंपोर्ट किया जिसकी वजह से आपने बाहर पेमेंट की, ठीक है। तो जैसे देखो उन्होंने क्या लिखा है, इट रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स, ठीक है, BOP ये हो गया। अब देखो डेफिशिएट क्या होगा, ऑब्वियस है कि हमारा पेमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिसिप्ट। इट मीन्स हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कर ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रैटेजी कौन सी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी थी, मतलब इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी कि हम क्या है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे और इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, बट हमें कुछ चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और वो कौन सी चीज़ें थी, आपकी कैपिटल गुड्स, क्योंकि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की नीड थी, और वो हमारी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं थी, वो हमें फ़ॉरेन से ही इंपोर्ट करवानी पड़ रही थी, जिसकी वजह से आपका जो पेमेंट साइड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पेमेंट साइड है वो क्या है, इंक्रीज़ रहा एज़ कम्पेयर टू रिसिप्ट। अब ये चीज़ देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी हमने कम्प्लीटली एक चैप्टर भी करना है, तो इसमें ना 2 अकाउंट्स होते हैं। एक जो अकाउंट होता है वो होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका करंट अकाउंट। अब देखो जो कैपिटल अकाउंट में, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शन डालते हैं, मतलब कि क्या हमने किसी को उधार दिया या क्या या कहीं से उधार लिया, या क्या हमने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो सिर्फ मनी से रिलेट करेगा वो आपका कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन डालते थे, ठीक है। और करंट अकाउंट में क्या आता था कि जितने भी गुड्स आप या तो इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको हम किस में डालते हैं, करंट अकाउंट में डालते हैं। तो जैसे अब ये बोल रहे हैं कि 1990 में क्या हुआ था, BOP ने ये चीज़ रिवील्ड की कि आपका क्या निकला, CAD क्रिएट हुआ, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इंपोर्ट है वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ऑब्वियस है, जिसकी वजह से बर्डन किस पे आया, डोमेस्टिक कंट्री पे आया, और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ी, बोरोइंग्स क्रिएट करनी पड़ी, उधार लेना पड़ा, ताकि हम इंपोर्ट कर सके जो हमारी नेसेसिटी चीज़ है, क्योंकि एक्सपोर्ट की तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था 1990s में। क्लियर? अब देखो जो आपका मेन आता है थर्ड पॉइंट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इज़ फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अंडरस्टूड है कि आपका फॉल क्यों आया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे थे, बट हम क्या ये सोच रहे थे कि हम अपने फॉरेन रिज़र्व को क्या कर लेंगे, बचा के रख लेंगे, बट वो हम नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि हमें इंपोर्ट तो करना ही पड़ता था कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे बोल रहे कि इंडियाज़ फॉरेन रिजर्व फेल्स टू सच अ लो लेवल दैट दीज वर नॉट इनफ टू पे फॉर एन इम्पोर्ट बिल ऑफ एवरी 10 days। मतलब वो कह रहे हैं कि एक टाइम इतना आ गया था कि आपके पास जो इंपोर्ट बिल होता है, कि 10 दिन बाद ये होता है कि आपको इंपोर्ट बिल का जो है पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, कुछ भी अगर आपने इंपोर्ट किया तो हम वो भी क्या है, उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस अगर इंपोर्ट किया तो आप उसको उन्हीं की करेंसी में ही पेमेंट करोगे। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या इतना डाउन चल गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, पहले भी एक्सप्लेन की, कि जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा था अपने जो गोल्ड रिज़र्व को वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा था फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही जो है आप बोल सकते हो कि रॉन्ग इम्पैक्ट हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ऑब्वियस है हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आना पड़ा। देन देखो बच्चे आपका आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, नाम से आपको क्लियर होगा। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई, ठीक है। अब देखो जैसे वो बोल रहे हैं कि प्रियर टू 1991, मतलब 1991 का जो पहले का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो मानसून है वो क्या है, बिल्कुल सही चला। सही चलने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो मानसून ख़राब होने की वजह से आपका जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर बेसिकली प्रोडक्ट है, वो क्या है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। बट वो बोल रहे हैं कि पिछले कुछ सालों तक मानसून सही रहा, प्रोडक्शन भी सही रही, बट फिर भी जो क्या है, इन्फ्लेशन जनरेट हुआ। क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि ज़्यादा फोकस जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में था, किसका था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर का। वो एक्सपेंडिचर क्रिएट किए जा रही थी, रेवेन्यू उसको ज़्यादा हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ा, मनी सप्लाई में इंक्रीज़ करना पड़ा। मतलब ठीक है कि चीज़ों को जो चीज़ें हैं वो क्या है, ज़्यादा महंगी हुई, ठीक है, कि लोगों को ज़्यादा कुछ भी ख़रीदने के लिए ज़्यादा अमाउंट जो है वो पे
करनी पड़ी, जिसकी वजह से आपका ऑब्वियस है कि इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल जो है आपका, इन्फ्लेशन एक टाइम तक मतलब 1% तक सही होता है और एक लेवल तक ही सही होता है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन भी आपका सही नहीं है। डिफ्लेशन तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और इन्फ्लेशन भी सम परसेंटेज तक सही है, उसके बाद जो है आपका नहीं सही होता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSU। ये आप सबको क्लियर ही होगा कि 1000 करोड़ ऑफ रुपीज़ मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर दिए थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रीडिंग सेंटर ऑफ करप्शन। और कुछ इसमें से क्या है कि ब्रीडिंग मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो मतलब वो क्या चीज़ क्रिएट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे करप्शन। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ज़्यादा से क्या है कि क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर था, उसमें हमको यह है कि हमें परमानेंट जॉब मिलेगी, तो उसमें जो ज़्यादा लोग क्या करते थे, अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो प्रॉपरली नहीं करते थे, करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हुई, जिसकी वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि हम प्राइवेटाइजेशन को लेके आए। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर में जो तब जो है वर्क इतनी स्मार्टनेस से और इतनी फ्लुएंसी से नहीं हो रहा था, ठीक है। मतलब बहुत लेजीनेस क्रिएट हो रही थी उस चीज़ में, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके एलिमेंट्स आएंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, ये अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर। ओके बच्चे, थैंक यू।